आपने लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म तो देखी ही होगी, अरे संजय दत्त वाली। उसमें एक काफ़ी जो एक डायलॉग था बहुत फेमस हुआ था, अगर कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो अपना बायां गाल आगे कर दो। हुआ ये कि इससे इतर हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर, इससे ही जुड़ा एक राहुल गांधी की क्लिप बजट के दौरान काफ़ी वायरल हुई थी। इसमें हुआ ये था कि जो क्लिप थी उसमें राहुल गांधी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। उसके बाद इस क्लिप को सोशल मीडिया पे खूब वायरल किया गया और दावा किया गया कि ये विचार गांधी के हैं, लेकिन राहुल गांधी इसे ईसा मसीह का विचार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये विचार किसके हैं, वो हम समझेंगे। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे कैसे मिस इन्फॉर्मेशन, गांधी जयंती भी नज़दीक आ रही है, उस दौरान भी स्प्रेड होंगे और होते आए हैं साल दर साल, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ विश्वास न्यूज़ के एसोसिएट एडिटर अभिषेक जी हैं। पूरा उनसे बताइए, क्योंकि अक्सर सर को देखा गया है कि हर जगह आपने गांधी पे कई सारे न्यूज़ जो है विश्वास चैनल पे फैक्ट चेक किए हैं। तो आपसे मैं समझूंगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस आते होंगे, आप लोग करते होंगे, लेकिन स्पेसिफिकली ये वाले जो विचार की बात हो रही थी, ये किसके विचार हैं? बिल्कुल सही। ये बड़ा ही मुझे लगता है कि जब चुनाव हुआ हाँ। और चुनाव ख़त्म होने के बाद पार्लियामेंट के सत्र की शुरुआत हुई, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स की चर्चा हो रही थी और उसी वक्त राहुल गांधी ने ये स्पीच जो उनकी स्पीच थी वो उन्होंने दिया और उसका एक पार्ट ये था बिल्कुल कि ईसा मसीह ने ऐसा कहा है। और उसके बाद एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप अगर कि उन्होंने कहा कि ये एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरे ठीक है। गाल को आगे बढ़ा देने का, जो वो कहते रहते हैं ना कि हाँ, हाँ, डरना नहीं है, डरना अभय मुद्रा, आपको याद होगा वो पूरा बिल्कुल बिल्कुल। संदर्भ। उसी में उन्होंने इसका जिक्र किया था कि अलग अलग धर्म के धर्मोपदेशक को वो कोट कर रहे थे, जिसमें ईसा मसीह का भी जिक्र आया और उन्होंने ऐसा कहा। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स जो है इसे ऐसे सर्कुलेट करने लगे कि ये देखिए, राहुल गांधी को ये भी नहीं पता है कि ये विचार गांधी के हैं, ईसा मसीह के नहीं हैं। हाँ। सो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या था। और चूँकि जब कुछ भी वायरल होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो संदिग्ध है। फैक्ट चेक का जो बेसिक है वो यही है कि हम जिस भी किसी चीज़ को देखते हैं, एक तो थ्योरी ये है कि जो चीज़ आंखों से दिखता है वो सच होता है, लेकिन फैक्ट चेक में ये थ्योरी भी काम नहीं आती है, बल्कि हम ये मान के चलते हैं कि इवन जो वीडियो भी आपको दिख रहा है या जो तस्वीर भी दिख रही है वो सच नहीं हो सकता है। अच्छा। और अमूमन हम पाते भी हैं कि वो ऑल्टर्ड होता है, एडिटेड होता है, या उसको मैनिपुलेट किया गया होता है, या जेन आई के आने के बाद से उसको क्रिएट किया गया होता है। तो जब हम लोगों ने इसकी छानबीन की, और चूंकि ये ऐसा मसला है कि जब हम सभी पढ़ाई कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन में, तो लगभग आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको गांधी से संबंधित कुछ न कुछ थोड़ी मात्रा में पढ़ने का मौका मिलता है। सही बात है। हाँ। तो जब चूंकि मुझे अपना ग्रेजुएशन भी याद आ गया, तो हमने इसको चेक करने की सोचा कि भाई इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सो आप पाएंगे कि जो हमने भी फैक्ट चेक किया उसमें भी हमने ये बताया कि राहुल गांधी ने मिसकोट नहीं किया था। अच्छा। ये एक्चुअल में ये गांधी बेशक इस कथन को या इस स्टेटमेंट को गांधी ने वैसी लोकप्रियता दिला दी जिससे लोग ये मान बैठे हैं कि ये गांधी ने कहा था, और यही गांधी की खासियत है। फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है और यही गांधी की खासियत है कि वो किसी भी विचार को, जिस भी विचार को, क्योंकि न केवल गांधी बल्कि कोई भी व्यक्ति जब अपने किसी विशेष कालखंड परिस्थिति में काम कर रहा होता है तो उसके समसामयिक या उसके पहले के विचारकों से प्रभावित होने की संभावना होती है। बिल्कुल। और जो भी ईमानदार विचारक होते हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं। गांधी उन ईमानदार विचारकों में थे जो हमेशा इस बात को स्वीकार करते थे कि उनको किन किन लोगों ने, किन किन विचारों ने प्रभावित किया। जो उनकी बायोग्राफी है, या हिंद स्वराज हो गया, या एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है, इसमें विस्तार से उन्होंने अपने सभी विचारों का, चाहे वो जितने भी उनके विचार हैं, अर्थव्यवस्था, शहरीकरण, मशीनीकरण, अहिंसक प्रतिरोध, सत्याग्रह, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा की है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो ये विचार है वो विचार कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ। और इसमें वो साफ साफ गांधी कहते भी हैं कि ये जो विचार था एक गाल पे थप्पड़ मारने का, तब दूसरा आपको गाल आगे बढ़ा देना है,
तो इसका जिक्र करते हुए बताते हैं कि ये बेसिकली जब वो पढ़ रहे थे, मैं कोट करना चाहूँगा कि सरमन ऑन द माउंट जो क्रिश्चियन वो टेक्स्ट है, उसका वो जिक्र करते हैं अपनी बायोग्राफी में, और वो कहते हैं, मैं कोट कर रहा हूँ, हाँ। कि जब मैं ये पढ़ा तो मतलब मुझे ये यकीन नहीं हुआ कि ये ऐसा भी हो सकता है। और उसको कोट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कुर्ता मांगता है तो उसको आप अपना पूरा अंगरखा दे दो, और जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे बायां गाल भी उसके सामने कर दो। यह पढ़कर मुझे अपार आनंद हुआ। गांधी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। और ये द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किताब भी mkgandhi.org जैसे तमाम ऐसे अवेलेबल सोर्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे गांधी ने माना है कि उनके ये जो विचार हैं ये वहाँ से प्रभावित थे, और गांधी ने उस विचार को आगे बढ़ाया। और ये गांधी की ताकत कह लें, गांधी की खासियत कह लें, कि वो उन्होंने जिन भी विचारों को जो उनके मौलिक थे या जो इन्फ्लुएंस्ड आइडिया थे, वो उनमें वो ताकत थी कि उसको उन्होंने मौजूदा परिस्थिति में इस तरह से ढाला कि आने वाली पीढ़ियों को लगता है कि ये गांधी के ही मौलिक विचार थे, ये गांधी की ही ताकत थी। हाँ, मतलब विचार जीसस क्राइस्ट के थे, इन्होंने स्प्रेड किया है उसको वाइडली। बिल्कुल। ये मतलब ओवरऑल निष्कर्ष जो निकलेगा। बल्कि इसमें हमने चूंकि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम कई इसमें जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात करते हैं, तो इसको लेकर के मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और सेंटर ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के हेड हैं सुनील कुमार चौधरी जी से मैंने बात की। इसके अलावा अन्य कई प्रोफेसर से भी मैंने, जो गांधी स्टडी पे काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि गांधी पर मुख्यतः 4 प्रमुख जो विचारक थे उनका गहरा प्रभाव था, जिसमें रस्किन, थूरो, टॉल्स्टॉय और इमर्सन का नाम प्रमुखता से आता है। जैसे अंत्योदय सर्वोदय का कॉन्सेप्ट है, या सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध का जो वो है। और इन सब के अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गांधी सबसे ज़्यादा जिस एक बुक और जिस एक विचार से प्रभावित थे, जिसका और जिक्र बार बार करते हैं, वो गीता थी। तो गांधी हमेशा अपने आइडियाज़ को लेकर के, कि वो आइडियाज़ कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में बात करते थे और बहुत ईमानदारी से इस बात को एक्सेप्ट करते थे। इवन इसमें टॉल्स्टॉय का भी नाम मुझे लगता है कि जोड़ा जाना चाहिए। तो ये सब का एक इन्फ्लुएंस होता है, और वो किसी भी विचारक के साथ जो अपने समय में काम कर रहा हो, तो उसके लिए ये सच बात होती है। बिल्कुल। अभी वैसे भी 2 अक्टूबर आने वाला है, गांधी जयंती, तो इस दौरान भी बहुत सारे ऐसे इमेजेस, वीडियो क्लिप्स वायरल होंगे, हर साल होते हैं। करेक्ट। तो आप फैक्ट चेक करते आए हैं गांधी से जुड़ी जितनी भी चीज़ें, हाँ, जो खबरें आती हैं या सोशल मीडिया पे वायरल, तो आपको ऐसी कौन कौन से, मतलब जो खबरें याद हो आपको, आपने उसका फैक्ट चेक किया हो, सोशल मीडिया पे जो क्लिप वायरल हुई हो, अगर वो आप साझा करेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, इसको प्री बंकिंग बोलते हैं हम लोग, फैक्ट चेकिंग की भाषा में। अच्छा। कि एक, चूँकि अमूमन जो फेक जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन का जो साइकिल है, आप पाएंगे कि उसमें कुछ ही चीज़ें, अधिकांश जो हिस्सा है वो रिसाइकल हो रहा होता है। ओके। कुछ नई चीज़ें जुड़ती हैं, लेकिन अधिकांश जो तस्वीरें हैं या आइडियाज़ हैं, टेक्स्ट हैं, मैसेजेज हैं या वीडियो हैं, वो सर्कुलेट हो रहे होते हैं। तो उसके आधार पे हम ये मान के चलते हैं कि गांधी जयंती आ रहा है, तो गांधी से जुड़ी कुछ चीज़ें वायरल हो सकती हैं, जिसको हम लोग प्री बंकिंग बोलते हैं। तो अगर उसमें मैं एक तो दिलचस्प ये था, चूँकि ये रिसेंट घटनाक्रम से जुड़ा हुआ मामला था, गांधी की ऐसी जैसे एक दिलचस्प तस्वीर है जिसमें गांधी और नेहरू बड़े ही करीब ऐसे जैसे हम आप सामने बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, जो गांधी और सामने नेहरू हैं। और आप पाएंगे कि उस तस्वीर को मॉर्फ कर दिया गया, एडिट कर दिया गया, और सामने जो नेहरू थे उनकी तस्वीर को हटा करके एक लड़की की तस्वीर को जोड़ दिया गया। अक्सर आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि गांधी बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि वो एक ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक, नाक से नाक, बिल्कुल नाक से, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं वो कोट नहीं करना चाह रहा था एज ए फैक्ट चेकर। तो वो एक तस्वीर है, वास्तव में उस तस्वीर में गांधी के सामने नेहरू है। अच्छा। नेहरू बैठे हुए हैं और वो नेहरू के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक ये दिलचस्प मुझे लगता है कि ये लगभग एक ट्रेंड है हर साल जब गांधी के बारे में। जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, सोचो कितने क्रिएटिव होते हैं कि लोग समझ भी नहीं पाते, उसको चेक ना किया जाए, क्योंकि वो नैरेटिव बेस्ड इंफॉर्मेशन होता है, और वो अमूमन उन्हीं लोगों को सच लगता है जो ये मान के चलते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो उसको वैसा ही मान, क्योंकि वो तस्वीर में भी देखा, नहीं पता चल रहा है कि मतलब ये यहाँ पर, हाँ। तो वो एक दिलचस्प मुझे लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन का मामला दिलचस्प इस लिहाज से है कि जब कभी भी गांधी का जिक्र किसी भी संदर्भ में आए,
तो वो तस्वीर अमूमन सिस्टम में, इकोसिस्टम में सर्कुलेट होने लगता है। एक ऐसा ही क्लेम है जो गांधी की पहचान से जुड़ा हुआ मामला है, जो ये कहता है कि गांधी हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे, जिसमें ये कहा गया कि जो गांधी की समाधि है वो एक्चुअल में राजघाट उनकी समाधि नहीं है, वो फेक समाधि है। उनकी जो वास्तविक समाधि है वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में है, जहाँ पे नवाब उनकी अस्थियों को लेकर के गए थे। तो ये भी एक दिलचस्प वाकया है। गांधी के 30 जनवरी 1948 को जब उनकी हत्या हुई, उसके बाद जब उनका दाह संस्कार किया गया राजघाट पे, बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है जो राजघाट को समाधि के तौर पे उसको मेंटेन करती है। तो जब मैं इसको देख रहा था तो मैंने पाया कि उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को उनके बेटे और जिसमें नेहरू और अन्य नेता भी शामिल थे, वो प्रयागराज लेकर के गए, अब पूर्व में इलाहाबाद जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे उनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया। और चूंकि उस कार्यक्रम में आपको रामपुर के नवाब भी आए हुए थे, तो उन्होंने जिद की कि मुझे भी इनकी अस्थि का कुछ हिस्सा चाहिए। तो एक लंबे विचार विमर्श के बाद जो है, कुछ लोगों ने आपत्ति की, कुछ लोगों ने सहमति की, बाद में सहमति बन गई। तो उनको गांधी की, जिसको अस्थि हम लोग बोलते हैं ना, अस्थि कलश, वो कुछ दिया गया, जिसको चांदी के कलश में भर के लेके गए और उन्होंने रामपुर में उनकी समाधि बनाई। कुछ हिस्सा उन्होंने नदी में बहाया और कुछ को उसमें रख करके उन्होंने रामपुर में वो समाधि बनाई, जो गांधी समाधि है। और इस स्टोरी के दौरान हमने वहाँ रामपुर के किसी लोकल हिस्टोरियन से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया ये बात, ये पूरा वाकया कि कैसे नवाब जो हैं वो गए, लेकर के आए और उन्होंने समाधि बनाई। और बाकायदा उन्होंने उस समाधि के साथ वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया, मैं उस हिस्टोरियन को कोट कर रहा हूँ, कि उन्होंने वो टाइम कैप्सूल भी रखा हुआ है उस अस्थि क्लश के साथ। तो ये अब इस पूरी घटना को ऐसे कह के नैरेट करना कि ये बताता है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति कैसे किसी के अस्थि को विसर्जित कर सकता है, तो उसका एक अंश था जो वो लेकर के गए। चूँकि गांधी इतने बड़े फिगर थे, उनकी मान्यता इतनी बड़ी थी कि हर व्यक्ति अपनी तरह से इस तरह का एफर्ट कर रहा था। तो ये भी एक दिलचस्प मामला है जो कहता है कि गांधी हिंदू नहीं मुस्लिम थे। और अच्छा, लेकिन जब ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है तो तर्क भी बहुत तगड़े दिए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कि लगेगा मतलब कि ये तो एक सर्वविदित और सर्वमान्य बात है कि गांधी कितने इन्फ्लुएंस थे अपनी पहचान को लेकर के। वो सर्वधर्म में बिलीव करते थे, उनको अपनी पहचान कभी भी उसको लेकर के डाउट नहीं था। लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन का नैरेटिव है वो एक अलग दुनिया में काम करता है, तो इसलिए वो उसी नैरेटिव को टच करने की कोशिश करते हैं और लोग उसको फैलाने। एग्री। तो ये कुछ मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट वो है जो गांधी से जुड़ा हुआ मामला है, जो अक्सर किसी न किसी समय सोशल मीडिया पे जो है वो घूम करके आते ही रहता है। एक ऐसी तस्वीर मुझे याद आती है जिसमें ये बताया गया कि ये तस्वीर जो है, हालांकि गांधी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं जिस व्यक्ति की तस्वीर पे चढ़ा रहे हैं वो नाथूराम गोडसे हैं, लेकिन हकीकत में वो तस्वीर दीनदयाल उपाध्याय का स्टैचू था। तो इस तरह की तस्वीर, एक ऐसी ही तस्वीर गांधी से जुड़ा हुआ मामला है, जब गांधी के स्टैचू के, एक आदमकद प्रतिमा है गांधी की, और उसके आगे पीएम मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और उस तस्वीर को एडिट करके गांधी की जो स्टैचू की तस्वीर है उसको उन्होंने नेहरू का बना दिया, और ये बताया कि गांधी तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इवन राहुल गांधी का भी, जब राहुल गांधी ने ऐसा कहा तो अचानक से गांधी चर्चा में आ गए कि ये कहाँ से सामने आ गए। तो इस तरह के ऐसे कई वाक्य हैं जहाँ पे गांधी एक ऐसा विचार है जो कभी भी मतलब हमारी जो बुनियाद है आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अब तक का, वो उसको चाहे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी देखेंगे कि गांधी एंड थॉट का किस तरह से प्रभाव है। तो वो कहीं ना कहीं से घूम फिर करके जो है वो सर्कुलेट होता ही होता है, और कुछ ऐसी नई चीज़ें आपके सामने निकल करके चली आएंगी जो आपको लगेगा कि अच्छा ये कैसे हो सकता है। तो ये आप इसकी ताकत कह लें, इसकी लोकप्रियता कह लें, उसकी सर्वमान्यता कह लें, लेकिन ये सच है। वैसे मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या हुआ आप बता दीजिए। इसके अलावा आप ये भी समझा दीजिए, जब आप कोई भी समझो कोई तस्वीर या वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो रही, तो उसका फैक्ट चेक करने के दौरान आप लोग किस तरह के एंगल्स में जाते हैं, मतलब अलग अलग एंगल्स के डायरेक्शंस होते होंगे, वो थोड़ा सा आप अगर बताएंगे उसको। मिस इन्फॉर्मेशन का सिंपल मतलब ये है कि जानकारी का एक वैसा टुकड़ा या एक वैसी जानकारी जो आप तक आई और आपको पता नहीं है कि ये जानकारी गलत है और आपने उसको आगे बढ़ा दिया, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन का मामला होता है। ठीक है। सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं है कि जो चीज़ मेरे तक आई है, जो चीज़ मुझ तक पहुंचाई गई है,
चाहे वो मैसेज है, वीडियो है, ऑडियो है, वो फेक है, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन उसको हम लोग के तौर पे देखते हैं। और एक ऐसा मामला जहाँ पे आपको पता है, भेजने वाले को पता है कि ये गलत जानकारी है और आप मुझे भेज रहे हैं, यानी आपकी नीयत जो है वो मैलाइन है, आपका इंटेंट बुरा है, ये जानते हुए भी कि ये गलत जानकारी आप मुझे भेज रहे हैं, तो वो डिसइंफॉर्मेशन, यानी जानबूझ करके गलत जानकारी को फैलाना डिसइंफॉर्मेशन है। अज्ञानतावश किसी जानकारी को आगे बढ़ा देना वो मिस इन्फॉर्मेशन के दायरे में आता है। चेक करने का तो सिंपल जो मामला है वो ये होता है कि दो तरीक़ों से हम लोग इसको, एक तो है कि एक जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस और उस काम को पूरा करने के लिए कुछ डिजिटल टूल्स की ज़रूरत होती है हमें। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर इमेज है जिसको एडिट कर दिया गया है तो उसको उसके ओरिजिनल सोर्स को ढूंढने के लिए रिवर्स इमेज टूल का इस्तेमाल करना हो गया, या कोई वीडियो है जिसमें कुछ एडिट किया गया है, उसमें ऑल्टरेशन है, तो उसको ढूंढने के लिए इनविड टूल का इस्तेमाल करते हैं, जो वीडियो को कई सारे स्टिल फ्रेम में तोड़ देता है और उसमें से एक एक फ्रेम को हम रिवर्स इमेज करते हैं, तो वो जो ओरिजिनल सोर्स है हमें वहाँ पे मिल जाता है। लोकेशन वाइज जियो लोकेशन का प्राइमरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज के ज़माने में चूँकि जनरेटिव एआई आ गया है, तो ऐसे कई सारे कंटेंट हैं जो उसकी मदद से बनाए जा रहे हैं, तो वैसे कंटेंट को चेक करने के लिए हम कई सारे टूल्स हैं, जैसे हाई मॉडरेशन हो गया, इज इट एआई और नॉट, इस तरह के टूल्स हैं, ट्रू मीडिया है, इस तरह के टूल्स हैं जिसकी मदद से हम ये चेक करते हैं कि ये सिंथेटिक मीडिया है या नहीं है। तो टूल्स हो प्लस जर्नलिस्टिक जो पत्रकारी अनुभव है आपका, और जिसके आधार पे आपको डाउट होता है, जो सस्पिशन क्रिएट करता है आपके मन में कि ये जो मैं देख रहा हूँ संभवतः वो सही नहीं है। वैसे एआई ने काम बढ़ा दिया होगा आप लोगों का? मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल इसको देखने का दो तरीका है। हाँ। यस, जेएनआई जो जनरेटिव एआई है उसने मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है, जो उसका प्रोडक्शन है, अगर कोई चाहे तो उसको बहुत ही आसानी से प्रोड्यूस कर सकता है। उसका जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को उसने इतना कम कर दिया है कि अब इस तरह के कंटेंट को जो है प्रोड्यूस करना बहुत ही इजी हो गया है। इसी संदर्भ में मैं अभी हाल ही में एक स्टडी आई है, द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो कनेडियन थिंक टैंक है, और उसने ये स्टडी करके जानने की कोशिश की कि जो जनरेटिव एआई है उसका इलेक्शन और अन्य डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे क्या असर होता है। और उसमें उन्होंने 3 मेजर पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, ये कहते हुए कि जो जनरेटिव एआई की टेक्नोलॉजी है वो मूलतः जो डिसेप्टिव कंटेंट है उसको बनाने का जो लागत है उसको इतना कम कर दिया है, और उसकी मदद से आप उसको ज़्यादा बड़े पैमाने पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो इस तरह के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को के लिए डेंजरस है। उसमें उन्होंने 3 पैटर्न का जिक्र किया हुआ है। एक है डिसेप्शन, एक है हैरेसमेंट, और तीसरा है पॉल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट। इसी डिसेप्शन की हम बात कर रहे थे, जिसमें जेएनआई से बने हुए वीडियो जाते हैं, जिसमें डीप फेक वीडियो आप देख सकते हैं, रश्मिका मंडाना का था, या इलेक्शन के दौरान ऐसे जो बाइडेन का आपने वीडियो देखा होगा जो डीप फेक वीडियो था। ये तो उसका एक वो पहलू है, जो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके 2 पहलू होते ही हैं। कुछ लोग उसका इस्तेमाल नकारात्मक तौर पे करते हैं और कुछ लोग सकारात्मक। अगर आप सकारात्मक देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो जनरल इलेक्शंस की ही मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। कि जो भाषणी जो ऐप था, जिसके जरिए पीएम के स्पीच को कई सारे इंडियन लैंग्वेज में एक साथ ट्रांसलेट किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर इस्तेमाल है। सो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों प्लस और माइनस के साथ ही आने वाली चीज़ है। ठीक है, जैसा कि अभिषेक जी ने बताया, अलग अलग जो सोशल मीडिया पे पोस्टर्स वायरल होते हैं, जो उन्होंने फैक्ट चेक की, उसकी आप तक जानकारी पहुंचाई। इसके अलावा मैं बता दूं 2 अक्टूबर आ रहा है गांधी जयंती, तो इस दौरान भी शायद यही हफ्ते से या अगले हफ्ते या ना भी हो, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पोस्ट वायरल हो सकते हैं जो कि एक मिस इन्फॉर्मेशन होगी उसमें, तो उससे भी लगातार विश्वास न्यूज़ आप लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाता रहेगा। अभिषेक जी भी लगातार उस पर काम कर रहे हैं, तो फैक्ट चेक की जो टीम है पूरी आप तक इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी, और आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।